आज ये लोग आगे ही नहीं हो तो दिखाई दे रहा है। उसका आगे से बोलते कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। अच्छा, बोलते स्टार्टिंग से पीछे बैठा है तो बोलते कि बड़ा बड़ा दिखने लगता है, मतलब वो तारे जब सर चकराने लगता है। क्या होता है उसमें? सर चकराने लगता है, ये बोलते आगे बैठते हैं आगे माइनस माइनस हो जाएगा थोड़ी ऐसा ये बोले हम चले आइए। नेशनल इनकम, देखिए मॉनेटरी टर्म्स में जो नेशन है, कंट्री है, उसके इनकम को ये रिप्रेजेंट करना है ना, इसी को कहते हैं नेशनल इनकम या फिर राष्ट्रीय आय। इन मॉनेटरी टर्म्स इसको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ सर्टेन्स जो हैं, जैसे कि आपके इंडिकेटर्स हो गए, उसमें जो सबसे पॉपुलर है उसको बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी कहते हैं क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये जो है जीडीपी आपका, ये हाँ ये एक तरह का इंडिकेटर हो गया जो ये बताता है कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का ये क्या है, एक सबसे कॉमन इंडिकेटर है। जैसे बोल रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है, अगर किसी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है मतलब कि आर्थिक वृद्धि हो रही है। ठीक है, और जीडीपी जो है उसको कैसे डिफाइन किया गया है, तो इसको ये बताया गया है कि ऑल द फाइनल गुड्स and services which are produced within the territory during a financial year। तो क्या ये ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है ना, जो भी आपके क्या हो गए अंतिम, जिसको कहते हैं फाइनल गुड्स। अब गुड्स क्या हो गया, तो एक हो गया आपका जैसे कि इनिशियल स्टेज पे, ठीक है, जैसे कि प्राइमरी गुड्स, फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट, एंड फिर फाइनल जो आपका गुड्स हो गया या सर्विसेज। तो प्राइमरी लेवल पे जो आपका हो गया वो क्या हो गया, जैसे कि आप ऐसे एग्जांपल समझिए कि वीट मतलब कि गेहूं है ना, और गेहूं से जो आपका क्या होगा, ये फ्लोर बना, मतलब कि आपका आटा बना, और फाइनली क्या बना आपका यहाँ पे रोटी है ना, या जो आपका ब्रेड बना। तो ये क्या हो गया आपका फाइनल गुड्स। और जितने फाइनल गुड्स हैं इन सबको आप क्या कीजिएगा, एक जो है आपके डोमेस्टिक टेरिटोरी में, किसमें, डोमेस्टिक मतलब कि घरेलू, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ये ध्यान देने वाली बात है, जो सकल घरेलू उत्पाद हो गया, जो आपका जीडीपी हो गया, तो अब इसमें ये चीज देखिए कि अगर मान लीजिए कि जीएनपी मतलब कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो हो गया वो ये क्या कह रहा है कि जो डोमेस्टिक, जो आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हों या फिर ऐसी मतलब आपके इंस्टीट्यूशन होंगे जो यहाँ प्रोड्यूस कर रहे होंगे, और ऐसे ही वाइस वर्सा यहाँ का क्या होगा आउटसाइड आपके टेरिटोरी में। तो इसमें इन दोनों की फैक्टरिंग हम लोग कर लेंगे कि जो आपके नेशनल्स हैं उनको ऐड कर दिया गया,
और जो फॉरेन टेरिटोरी का जो व्यक्ति है उसका अगर मान लीजिए कोई अर्निंग, उसको हटा दिया गया। तो ये हो गया आपका जीएनपी। और यही जीएनपी जब करंट प्राइसेस पे, या इसको बोलते हैं एमपी, मतलब कि मार्केट प्राइसेस पे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है। और जीएनपी जो हो गया आपका, ये करंट प्राइसेस पे हो गया। और जब इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट प्राइसेस, ये क्या हो गया आपका, कांस्टेंट प्राइस पे। तो अब बेस ईयर जो हो गया आपका, कोई एक बेस ईयर अगर हम ले लेते हैं, उस बेस ईयर के कंपैरिजन में, तुलना में कहाँ आपकी जो है वृद्धि हो रही है, तो उसको हम कहेंगे जीएनपी जो हो गया वो क्या हो गया आपका, कांस्टेंट प्राइसेस। ऐसे ही जीडीपी को भी, कि जीडीपी एक बेस ईयर पे और जीडीपी एट एक करंट ईयर पे। तो करंट ईयर मार्केट प्राइस है, तो इसमें क्या जुड़ा रहेगा, इन्फ्लेशन, है ना। जैसे कि कल ही हम लोग एक एग्जांपल देख रहे थे कि 1000 रुपी अगर आपको जनवरी 2024 में अगर आप क्या कर रहे हैं कि 1000 रुपी जो है आप किसी से लिए, और दिसंबर 2024 में आप 1000 ही उसको दे रहे हैं। ठीक है। और हैविंग सेड दैट कि 10% जो आपका इन्फ्लेशन है, तो अब 10% इन्फ्लेशन है, मतलब कि तो ये जो 1000 रुपी जो आप 1000 लिया और आपने एक साल में बाद क्या किया, 1000 ही दिया उसको, तो 1000 दिया तो आपको क्या, इनफैक्ट आप क्या कितना दे रहा है, 900 रुपया। और इस 1000 की जो आपको फ्यूचर में हमको मिलने वाला कितना था, ये 1000 अगर मान लीजिए कि अगर आपका रेट ऑफ मतलब रिटर्न जो है वो 10% होता, तो आपको 1100 मिलता। तो ये 1100 की अहमियत कितनी होती है, 1000 के करीब। तो आप 100 रुपया यहाँ लूज कर गए और 100 रुपया यहाँ लूज कर गए, तो इनफैक्ट आपका नुकसान कितना हो रहा है, 200 रुपए का। तो इन्फ्लेशन की यही जिसको कहते हैं कि दोहरी मार, जिसको कहते हैं, एक तो महंगाई, एक तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं, और आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम कुछ गंवा भी नहीं रहे हैं, और इफ यू आर नॉट एडिंग समथिंग देन ऑल्सो यू आर डिक्लाइनिंग। समझ में आ रही है बात क्या, कि मतलब जहां हैं हम वहीं खड़े रह गए। हाँ, तो उससे डाउन जाएगा। कल आप लोग को बताया भी थे एवरेज का एक कॉन्सेप्ट आपको, उसमें क्या था कि 1 2 3 4 5 इन सब नंबर्स को आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और इसका एवरेज कितना हो जाएगा आपका 3। अब जो है नेक्स्ट ईयर आप क्या किए कि इसमें नहीं कुछ जोड़े, नहीं जोड़ने का मतलब क्या है, जीरो ऐड कर रहे हैं। तो जीरो ऐड कर रहे हैं तो आपका जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा, वो 0.5 से अगर ड्रॉप हो गया, 0.5 से ड्रॉप का क्या मतलब हो गया कि कितना परसेंट से ड्रॉप हो गया, 3 से 2.5 पे आ रहे हैं, तो कितना हो गया, कितना परसेंट का डिक्लिनेशन हो गया, 16.67। 3 रुपए से 2.5 रुपए पे आ गया, तो कितना परसेंट का, 16.67 कंफर्म। 0.5 का ड्रॉप हो रहा है, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 का, ठीक है। तो इतना से आप ड्रॉप हो गए, और कितना की बात हो रही थी, 10%। तो ये जो एडेड आपका ये हो गया, ये चीज क्या हो गया, यही इन्फ्लेशन का जो है आपका ये। तो अब इसी तरह से जो आपका जीडीपी है, क्योंकि ये भी क्या है, एक इनकम है, तो इनकम आपका, इनकम जो है वो रियलाइज कैसे हुआ, तो रियल इनकम, तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड 100, ये क्या हो जाएगा आपको, जीडीपी डिफ्लेटर ये देता है ना। इसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आपका जुड़ा हुआ है। और जब भी आप ये चीज समझिए कि इकोनॉमिक पैरेलेंस में जब आप नॉमिनल से जब आप इन्फ्लेशन की फैक्टरिंग कर देते हैं, तो आप कहा जाते हैं, रियल पे।
मतलब वास्तविक आपको कोई भी चीज में रियल चीज निकालना है तो इन्फ्लेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। ठीक वैसे ही जैसे कि जीडीपी, इसमें से डिप्रिसिएशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या देगा आपका, एनडीपी नेट। तो ग्रॉस से नेट अगर आपको आना है तो आपको क्या करना है, डिप्रिसिएशन को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आ रही है बात। तो ग्रॉस से जब भी नेट पे हम लोग आएंगे तो डिप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और नॉमिनल से रियल पे आएंगे तो इन्फ्लेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग, है ना। ये अक्सर एग्जाम में या कोई भी एमसीक्यू बनाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट होता है। इसके साथ साथ और एक चीज को समझिए, तो अब क्या क्या आपके इंडिकेटर हो गए, तो एक जीडीपी हो गया, एक जीएनपी हो गया। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ठीक वैसे ही एनएनपी हो गया, ठीक है, एनएनपी एट, अब फिर वैसे ही एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गया, है ना। अब इसमें फैक्टर कॉस्ट में क्या हो जाएगा, तो आपके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको हम क्या करेंगे, वो हटा लेंगे और सब्सिडीज को क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। तो ये आपका हो गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीडीपी। मतलब सबसे पॉपुलर जो है वो इंडिकेटर यही है। लेकिन इवन दो इट इज ए वेरी पॉपुलर बट इट इज नॉट द एग्जैक्ट और वेरी ऑथेंटिक, क्योंकि इसमें जीडीपी कैलकुलेशन में बहुत सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हैं कि बहुत सारे कंस्ट्रेंट है ना। जैसे कि क्या, कि जैसे कि कोई घर में कोई हाउसवाइफ काम कर रही है तो उस, अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, उस सर्विसेज को जीडीपी कैलकुलेशन में हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई मान लीजिए कि आपका अदर्स जो है सोर्सेज ऑफ इनकम हो गया, है ना, जैसे जहां कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है उसको हम लोग नेशनल इनकम में क्या करते हैं, नहीं ऐड करते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए तभी आप जो है वो इसमें नेशनल इनकम में वो ऐड करते हैं। तो ये उसके कांस्टेंट है। जो सबसे बेहतर जो इंडिकेटर माना जाता है वो ये माना जाता है पर कैपिटा रियल इनकम। इनकम तो है लेकिन कैसा, पर कैपिटा रियल इनकम। आई बात समझ में, मतलब कि टोटल पॉपुलेशन का इनकम आप क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को सब्ट्रैक्ट करके। तो केवल ये इनकम नहीं, आप इस किस एस्पेक्ट पे देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट पे, मतलब कि कितना आपने वितरण किया। हाँ ठीक है, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, क्योंकि वो इनकम नहीं हुआ, वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से वेलफेयर आपकी है ना ट्रांसफर पेमेंट। जैसे मान लीजिए कि कहीं फ्लड आ गया, कहीं कोई बाढ़ या फिर कोई और नेचुरल क्लैमिटीज है तो उसमें आप देते हैं तो वो नहीं होता है। जैसे पेंशन में ही दो तरह का हो गया, एक रिटायरमेंट पेंशन हो गया और एक आपका ओल्ड एज पेंशन हो गया। तो जो रिटायरमेंट पेंशन होता है, तो जैसे आप मान लीजिए कहीं कार्यरत हैं, कहीं आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपके सैलरी से ही एक पार्ट जो है वो क्या होता है, वो डिडक्ट होता जाता है। और जब आप रिटायर होते हैं तो उस समय क्या होता है, वो मिलता है। तो अब उसमें है कि अब पेंशन के तौर पे आपको एक कांस्टेंट इनकम, क्योंकि अब आप काम तो कर नहीं रहे, तो वो आपको क्या हो गया, एक इनकम के तौर पे आपको वो एक मिलता है। तो ये हो गया रिटायरमेंट पेंशन। ओल्ड एज पेंशन क्या हो गया, तो ऐसे लोग जो मान लीजिए कि वरिष्ठ हैं, जो 60 वर्ष से अधिक है और उसको सरकार जो है वो पेंशन देती है, तो वो जो है क्या है, वो एक तरह से वो सुपर एन्युएशन फंड हो गया, तो वो नहीं ऐड होता है आपके नेशनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। तो नेशनल इनकम क्या हो गया बताइए। तो इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ all final goods and services produced by a country's economy over a specified period, typically 1 year. It includes all incomes earned by residents of a country and is measure of economic activity and well-being. ठीक है, तो ये आपका हो गया नेशनल इनकम। फिर क्या हो गया, जीडीपी किसको कहते हैं, तो जीडीपी मेजर्स द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ
all final goods and services produced within a country's border in given period. It includes the value of output produced by both domestic and foreign entities. अब इसमें ध्यान ये दीजिएगा कि जीडीपी में वो भी फॉरेन एंटिटीज भी जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि आईपीएल जो मैच होता है तो उसमें बाहर के खिलाड़ी भी यहाँ काम करते हैं और वो सैलरी लेके जाते हैं, तो वो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि पैसा खर्च कर रहे हैं या फिर कोई यहाँ पे कोई निवेश कर रहे हैं तो वो आपके जीडीपी में ऐड होगा, ठीक है। लेकिन जब हम जीएनपी की बात करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, तब वो नहीं ऐड होगा। जैसे वर्ड नेशनल है, बिना टैक्स का कैसे नहीं, सब कुछ भी। हाँ, अगर वो आके यहाँ पे बोरिंग रोड में हरीलाल में खाना भी खाएंगे तब भी वो टैक्स देके जाएंगे। समझ में आई बात? आपका इनकम हो या ना हो, एक्सपेंसेस पे भी हम लोग ये ले रहे हैं। समझ में आई बात? तो आप जैसे ही रेस्टोरेंट का दरवाजा एंटर किए, वहां बैठे, वहां पे कोक पी के आप वापस चले आए, आप टैक्स दे दिए, ठीक है। ये इसीलिए टैक्स बचाना है तो क्या कीजिए, नहीं घर पे भी तो आप मान लीजिए रॉ मटेरियल लेके आते हैं, उस पर तो टैक्स दे ही रहे हैं। टैक्स बचाना है तो गोलगप्पा खाइए सड़क पे जो बेच रहा है, वो आपको बिल नहीं है, टैक्स नहीं, और उससे ज्यादा टेस्ट भी ये ज्यादा बेहतर रहता है कि नहीं? है इसमें हंसने वाली क्या बात है? सही, टैक्स बचाने का इतना बढ़िया तरीका है। अच्छा, आप वहाँ रेस्टोरेंट में आप देखने गए हैं? हाँ, रेस्टोरेंट में कभी एक बार बोलिएगा कि थोड़ा सा हमको बस किचन में एंटर करने दें, बस पानी पी, पानी तो अलाउड है ना सर? पानी पी सकते हैं, तो पानी भी तो आप वो ये मिनरल वाला मिनरल वाटर जो है ग्लास लेके पी सकते हैं, फिर वापस आ सकते हैं, वॉशरूम भी यूज कर सकते हैं सर। नहीं, वो सैनिटेशन को लेके बोल रही थी। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो वहां पे क्या है, आपको उस तरह से नहीं है। टेस्ट भी मोर और लेस वही होता है, बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है, चाहे आप यहाँ पे अगर समोसा खाइए या वहां पे रेस्टोरेंट, फर्क हो जाता है प्राइस का, 1.5 गुना 2 गुना प्राइस का फर्क पड़ जाता है। समझ में आई बात? अब प्लस टैक्स भी आप दे रहे हैं, क्लियर हुआ? तो अब मतलब ये हुआ सर कि डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन कंट्री हो, ये मेरे कंट्री में अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है वो आएगा मेरे, सीधा ये सिंपल यही है, ठीक है। चलिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी प्लस नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। नेट का क्या मतलब हो गया कि जो आपके यहाँ के लोग जो वहां पे अर्न कर रहे हैं वो हम लोग ऐड कर देंगे, और जो बाहर के लोग यहाँ अर्न कर रहे हैं उसको हम लोग हटा देंगे। GNP adjust for the income residents receive from overseas investment and subtract the income that foreign nationals earn within the country। चाहे तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, हालांकि आप लोग किए ही होंगे फिर भी। हाँ, नहीं बोतल टैक्सेबल होगा, बोतल वही होगा, पानी यही अपने आरओ का। तो टैक्स देना अच्छी बात है, हाँ, जितना ज्यादा, ये एक टारगेट भी रखिए लोग। आप लोग को मैं एक चीज बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम टैक्स दे पाए। सर तो हम हर साल आईटीआर फाइल करते हैं। हाँ, नहीं आईटीआर फाइल करना और ज्यादा टैक्स देना दोनों दो क्या हो गया हाउस होल्ड में? हाँ हाँ, क्या है? सरकार को पता नहीं चल पाता था इसका पेमेंट कितना आ रहा है, जा रहा है, इतना डिटेल में नहीं पता था। अब ये जो नया पैन कार्ड जो आ रहा है उसमें क्यूआर कोड रहेगा, मैं तो डिजिटाइज कर रहा है उसको कि वो हर एक चीज आप पे नजर रख सके कि मतलब कितना लेन देन हो रहा है, आप कितना टैक्स भर रहे हैं, रिटर्न अगर कितना खर्चा दिखा दे रहा है और इनकम टैक्स मेरा जितना कमा रहा है खर्चा ही नहीं कर रहा है। ये काफी पुराना रिकमेंडेशन था, अभी रिसेंटली कल परसों ही
इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। हाँ, ये न्यूज है उसमें उसमें इस चीज को समझिए। आप कोई इंफॉर्मेशन भी आप नहीं दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी इस कदर जो है इतनी पैनी हो गई है और इतना इफेक्टिव हो गया है, बस आप सामने बैठे रहिए, आपका सारा इंफॉर्मेशन निकल जाएगा। जो आइरिस जो आप ये देते हैं आप लोग आधार कार्ड में जो बायोमेट्रिक है, इससे इंफॉर्मेशन से आपका आधार निकला, आधार आपके बैंक अकाउंट और आपके पैन अकाउंट जो पैन नंबर है उससे जो है जुड़ा हुआ है। यही नहीं, आप रिसेंटली एसएससी का एग्जाम देके रांची से आ रहे हैं, ये भी पता उससे चल जाएगा। कितना फॉर्म आपने भरा है, सब जगह आधार कार्ड आप देते हैं अपना, तो आपसे कुछ पूछना ही नहीं है, सिंपल जो आपका वो स्कैनर से स्कैन किया जाता है। ये इरा ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो ये जो है कि पैन कार्ड पे, तो क्योंकि इवॉल्व उस तरह से करना था सोसाइटी को, सोसाइटी इवॉल्व हो गई इकोनॉमिकली, तो ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन अगर करने वाले लोग होंगे इंडिया में, तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी से एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट होता है आपका कंजम्पशन। तो जितना कंजम्पशन बढ़ेगा, ऑटोमेटिक उस कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए क्या कीजिएगा, डिमांड आप जो है, डिमांड इतना है तो डिमांड को फुलफिल कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपकी जीडीपी जो है वो बढ़ेगी। समझ में आई बात? जितने लोग हैं इन लोग का अगर डिमांड पूरा कर दिया जाए तो आप ऑटोमेटिक आपकी जीडीपी बढ़ गई और इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। तो अब है कि इतने लोगों को हम कैसे करेंगे, तो इतने लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना था, तो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सब लोग का क्या हो गया कि बैंक अकाउंट, आज के रेट में बिना बैंक अकाउंट का आप इस देश में आप रह ही नहीं सकते हैं, बिना आधार कार्ड के आप रह ही नहीं सकते हैं, बिना पैन कार्ड के आप रह ही नहीं सकते हैं, ये सब आइडेंटिटी चाहिए। तो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कहीं भी आप कीजिएगा, इवन 1 रुपया भी आप ट्रांसफर करते होंगे गूगल पे से, तो वो जो है बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में जाता है, पहले वॉलेट में आता था, अब वॉलेट में नहीं है, वो किससे जुड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एनएनपी, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, तो द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड। डिप्रिसिएशन क्या हो गया, क्या आप ऐसे समझिए कि जैसे कि कोई आप ये ऑटोमोबाइल या फिर कोई बाइक आप लेके आते हैं सीधे, और उसका जो है वो क्या हो जाता है, दाम घट जाता है, तो वियर एंड टीयर जो है इसको बोलते हैं, वियर एंड टीयर, इसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। फिर उसके बाद से क्या है, नेशनल इनकम, तो एनएनपी एट मार्केट प्राइसेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो नेशनल इनकम रिफ्लेक्ट्स द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री फॉर फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा नेशनल इनकम में, तो ये आपका मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज जो है। और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब हो गया, जीएसटी। हाँ हाँ, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये नेशनल इनकम आपका ओवर। चलिए मेथड्स ऑफ मेजर, टूटा क्या किसी का, वो लिख रहा है कोई, ये आ गया मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। अब इसमें क्या है कि जो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट आपके हैं, तो एक तो हो गया आपका ये, इसको प्रोडक्शन मेथड कहते हैं, या इसी को बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। इसमें क्या है कि जितना वैल्यू आप प्रोडक्ट, मतलब वैल्यूएबल गुड्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं लास्ट 1 साल में, उन सबको आप क्या कीजिएगा कि ऐड कर देना है। ठीक है, जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है पिछले 1 वर्ष में, उन सबको क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, तो आपका ये निकल जाएगा। तो अब कैलकुलेशन क्या है, सम ऑफ द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। The value added approach avoids double counting by considering only the final value of goods and services. ठीक है, यही फॉर्मूला क्या हो गया नेशनल इनकम का, वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज। अब आ जाइए इनकम मेथड। तो इनकम मेथड क्या है, तो ये एड्स अप ऑल इनकम्स अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द इकोनॉमी इंक्लूडिंग वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब क्या हो जाता है इसमें, वेज,
रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस डिविडेंड हो गया आपका, है ना। यही आपका जो है वो क्या हो जाता है, आपका इनकम हो जाता है। तो अब इनकम में क्या हो गया बताइए। कोई भी आय जो कहते हैं, आय किसको कहते हैं, आय क्या है, इनकम। क्या है, इनकम किसको कहते हैं, आय। प्रॉफिट का इनकम, सर वो मनी अर्न इकोनॉमिक सर्विसेज। बहुत आइडियल केस में आपका इनकम जो है वो आपके एक्सपेंडिचर के इक्विवेलेंट हो जाता है। हैविंग सेड दैट देयर इज नो सेविंग, ठीक है। तो अब जो है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर आप करेंगे तो वो क्या हो जाता है, सेविंग हो गया या सरप्लस जो आपका। तो एक्सपेंडिचर जो आप जितना खर्च कर रहे हैं और जितना बचा रहे हैं उसको अगर आप ऐड कीजिएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनकम। इनकम आय में से जो व्यय आप करते हैं, मतलब जो आप अर्न कर रहे हैं उसमें से व्यय, वो क्या हो जा रहा है, बचत। तो वो जो बचत है उसमें आप अपने एक्सपेंसेस को जोड़ दीजिएगा तो वही इनकम हो गया। या एक और आइडियल सिचुएशन में आप जितना बचा रहे हैं ये टोटल सेविंग अगर आप इन्वेस्टमेंट पे कर दीजिए, मतलब आप जो भी पैसा बचा रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। तो निवेश करेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट जो है, निवेश जो है, ये हमको क्या देगा, फिर से रिटर्न देगा। एंड इट विल क्रिएट वन मोर इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम। समझ में आई बात। जैसे आप एक दुकान चला रहे हैं, तो दुकान चला रहे हैं तो दुकान में हम मतलब उसमें कैसे पैसा कमाया जाता है, कोई अगर हम शॉप खरीदे, कोई मान लीजिए शॉप लिए हैं, तो कैसे कमाते हैं, जो आप प्रोडक्ट जो आप ला रहे हैं उस प्रोडक्ट को बेचते हैं। उस प्रोडक्ट को आप मान लीजिए 10 रुपया में लाते हैं, 20 रुपया में बेच रहे हैं। ये जो 10 रुपया हो गया ये क्या हो गया आपका, जिसको यही जो ये कह रहे थे कि प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से भी आप अपने एक्सपेंसेस को निकाल लिए। मतलब जो कॉस्ट बता रहे हैं, जो आपका कॉस्ट जो आपका लगा उसके मैन्युफैक्चरिंग में, और जो आपका सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट जो हो गया सेलिंग प्राइस प्लस माइनस परचेजिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो हम वही कह रहे हैं कि वो जो आप सेल कर रहे हैं, जो मार्जिन आपका जो टोटल है, उसी मार्जिन में आपका क्या, अगर कोई इंप्लॉई है, कोई रेंट है, ये सब को आप जो है इसकी फैक्टरिंग करते हुए, तो इसी 10 रुपए में तो आपको ये करना है ना। अगर मान लीजिए कि वो 10 से एक्सीड कर रहा है आपका एक्सपेंस, तो आप ओवरऑल क्या, आपका बिजनेस नेगेटिव में जा रहा है। एक टाइम आएगा कि आपको दुकान बंद करनी पड़ेगी। और आप ऐसे ही ऐड करते चले गए तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष, 4 वर्ष के बाद आप एक और नई दुकान जो है खड़ी कर लीजिएगा। तो वो आइडियल केस है कि अगर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, मान लिया जाए कि जो आपने बचाया, यही इकोनॉमी के लेवल पे कि जो भी हमारा सेविंग है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। तो हम लोग जैसे पूरे जीडीपी का कितना, इंडिया का सेविंग रेट कितना है, कोई आइडिया, तकरीबन 30% के अराउंड जो है। एक समय में 36-38% तक था, उससे भी ज्यादा। अभी 38 और गिर के आपका 28-26 पे गया, मतलब 1/3 हम लोग। तो 1/3 अगर मान लीजिए कि 4 ट्रिलियन के अराउंड हम लोग की जीडीपी है, तो 1/3 मतलब कितना हम लोग जो है सेव कर पा रहे हैं, 100 में 30, तो 4 में कितना हो गया, मतलब समवेयर अराउंड 1 ट्रिलियन, मतलब 1.3 ट्रिलियन। तो 1.3 ट्रिलियन जो है हम लोग का सेविंग है। तो अगले 5 वर्ष अगर हम लोग इसी रफ्तार से सेव करते रहे तो हम लोग की इकोनॉमी में कितना ऐड कर देंगे, तब तक समवेयर अराउंड जो है ये 4 ट्रिलियन जो है, और इतना आप ऐड करते जाइएगा तो 5 वर्ष हम लोग कितना ऐड कर देंगे, मतलब समवेयर अराउंड 7 से 8 ट्रिलियन के करीब हम लोग हो जाएंगे। तो थर्ड जो है आप इकोनॉमी जो है, लार्जेस्ट इकोनॉमी आप ऐसे ही बन जाइएगा।
उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? नहीं आया समझ में? कि आप कितना हैं? सर ये भी तो जरूरी है कि इनकम बढ़े, इनकम बढ़ेगा तभी तो इसमें एजम्पशन क्या लिया गया है इस स्टेटमेंट में कि सब कुछ सामान्य रहा, नॉर्मल, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, आप इसी रफ्तार से भी बढ़ रहे हैं, अगर जिस रफ्तार से चल रहे हैं तब भी आप 5 साल के अंदर में आप हो जाएंगे। बस समझ में, भाग दौड़ कीजिए तो वो एक अलग पक्ष है, उसकी तो बात ही नहीं है ना। अब जैसे अब इसमें, और इसमें भी एक आप विडंबना, आप लोग डायलेमा आप लोग देख ही रहे होंगे कि 142 करोड़ जो पॉपुलेशन है, इसमें एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट जो आपका जो पॉपुलेशन है वो अभी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज या गवर्नमेंट के जो आपके ये जो सपोर्ट होता है उस पर निर्भर है। इसके बावजूद, डिस्पाइट ऑफ दैट, आप क्या कर रहे हैं, आपका ग्रोथ हो रहा है। तो ये ग्रोथ तो हो रहा है, बट दिस ग्रोथ इज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू डेवलपमेंट। तो इससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी तो आप कर रहे हैं थर्ड, लेकिन एक कितना डिस्पैरिटी गल्फ क्रिएट हो जाएगा, इसको बोलते हैं ना कि रिच विल बिकम रिचर और पुअर विल बिकम पुअर। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में? फर्स्ट ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में भारत को कब कब बना, आइडिया है किसी को? 2007 में 1 ट्रिलियन, 2017 में 2 ट्रिलियन। समझ में आई बात? और उसके बाद से 2000 नहीं मतलब 21 कह लीजिए या 22, ही कोविड वाला जो टाइम था, इसमें हम लोग 3 ट्रिलियन चले गए, और अभी जो अगला 2-2.5 साल, तो यहाँ आपको कब कितना लगा? अगर हम 91 को ही बेंचमार्क मान लें, इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हुआ था, तब भी आपको 16 साल के करीब लग गया था, और अगला जो है 10 साल, और नेक्स्ट जो है 4-5 साल, और उसके बाद से हर 2-2.5 साल पे आप क्या कर रहे हैं, यू आर एडिंग वन मोर। और ये भी है कि करोड़पति की संख्या हर साल 10 से 20 लाख बढ़ती है नंबर पे हमारे, मतलब कि इस बार पिछला साल तो इसीलिए ये इंडिकेटर बेहतर नहीं ना है, वही तो समझाया जा रहा है आप लोगों को कि पर कैपिटा रियल इनकम। इस बार का संख्या में मतलब क्या 70 हिस्सा ज्यादा होगा, 70 बीघा, 70 बीघा क्या जमीन, लैंड? नहीं, उसको उसका भी हम अभी आ रहा है, एक्सप्लेनेशन आ रहा है। हाँ, हर साल बताया जा रहा था कि मतलब 10 लाख करीब में हर साल ग्रोथ हो रहा था, जैसे करोड़पति लोग जुड़ रहे थे, 30 लाख लोग ऐड हुए। हाँ जी, वो ऐड होगा अब, और अगला जो 5-10 साल है उसमें बहुत सारे लोग ऐड होने वाले। अब इस चीज को समझिए, 70 बीघा जो ये कह रहे हैं, हम बता रहे हैं, इसमें आइए इसको। अब इसका देखिए दो तरीका है। ये क्या है, ये आपका एक लैंड है, लैंड मतलब कि फिक्स्ड एसेट्स है। तो अब आपका ऑपरेटिंग इनकम जो होता है वो ये है कि ये लैंड आपको प्रोड्यूस क्या कर रहा है, इसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, एक अंदाजा लगाइए। तब भी मतलब एक रेंज बताइए, मोनेटाइज किया जाए तो 100 करोड़ कर दिया जाए, चलिए इतना हो गया, एक 100 करोड़ के, इतना पे सहमति है। अब इस चीज को समझिए। नहीं किडनैप वाली बात ही नहीं है, अब पहले समझिए इसको। 100 करोड़ जो है, अब इस चीज को समझिए कि इसमें आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, जैसे कि नेशनल इनकम और नेशनल वेल्थ, ये दोनों दो पक्ष है ना। अब इसको समझिए, 100 करोड़ हो गया। अब ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, ये 70 बीघा जमीन जो है, तो ये जिसको आप एसेट समझ रहे हैं, एक तो सबसे पहले कि ये इसकी मार्केट वैल्यू है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिक्विडेट। मतलब अगर इसको अचानक से हमको बेचना हुआ तो एक तो कितने लोग होंगे जो आपको 100 करोड़ देंगे। नहीं पहले इस चीज को समझिए, एक सेकंड पहले समझिए।
तो अब है कि इसमें से कितना आपका एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो है आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हो नहीं रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ये एसेट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि आपका क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग इनकम जो है वो। ठीक वैसे ही जैसे कहने के लिए इंडिया में क्या है, यूथ जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन यूथ जो है वो यूथ में कितना स्किल है, नॉलेज कितना है, तो नंबर जो है वो बहुत ज्यादा नहीं मायने रख रहा है, पोटेंशियल कितना है। जैसे कि पॉपुलेशन वो 140 मतलब 142 करोड़ है, इसमें 100 करोड़ लोग जो है इस पे निर्भर है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये जो है जिसको आप एसेट समझ रहे हैं, इसको आपको क्या करना होगा, इसमें आपको ये प्रोडक्शन एक्टिविटी, यही जो वैल्यू एडेड जो मेथड हमको रहा है, इसमें क्या ये वैल्यू एडिशन कितना कर रहा है। ये 70 बीघा ये जो है अगला 5 बीघा कब बनाएगा, क्या 70 से 75 बीघा हो रहा है, 80 बीघा, ये तो डिक्लिनेशन ही तो हो रहा है ना। जैसे 100 बीघा जो जमीन जो आप कह रहे हैं अगर किसी के पास है और वो एक व्यक्ति है और उसके 4 लड़के हैं, तो पर कितना हो गया, 25 हो गया। उसका अगला जनरेशन वो है, वो कितना आ गया, वो 4 या 5 पे आ गया, फिर अगेन वो 2, तो 100 बीघा कहां से आ गया, यही 70 बीघा। मतलब एसेट्स किसको कहे कि वो एसेट्स वो दूसरा क्रिएट कर रहा है कि नहीं, तो अगर नहीं कर रहा है तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप डिक्लाइन कर रहे हैं। वही तो वो एवरेज का आपको बताया ना कि आप नहीं भी ऐड कर रहे हैं 1 2 3 4 5 जो हमने बताया कि आप अगर ये कर रहे हैं कि चलो जो है हम लोग का पुरखों का जमीन उसको हम बेच तो नहीं रहे तो लेकिन आप उसमें ऐड भी तो नहीं कर रहे हैं, और प्रोडक्शन क्या हो रहा है, नथिंग। तो ओवरऑल वो क्या है, वो डिक्लाइन करेगा। दूसरी बात की जब इसको हम लिक्विडेट करते हैं इस लैंड को, तो अब सामने वाला व्यक्ति उसको इतने की जरूरत नहीं है। तो अब जैसे ही आप ये लैंड का भी आप जान रहे हैं कि ये क्या है, एक प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, उसको अगर बेचते हैं तो क्या, जैसे कि मान लीजिए कि सब लोग क्या ढूंढेगा कि भाई जो सड़क के पास हो, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो इजीली, वही वाला जमीन, रेस्ट आपका जो है वैसा ही रह गया। समझ ना इस चीज को? तो यही एसेट्स है कि हमारा जो है ये कंट्री जो है डेवलपिंग नेशन है, ये कैसे इंडस्ट्रियलाइज और डेवलप्ड होगा। तो कितना ज्यादा जिसको बोलते हैं एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना हम लोग इसमें एम्प्लॉयड किए कैपिटल, वो कितना हमको रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो अगर वो नहीं इनकम जनरेट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो एसेट जो आपकी लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आई बात समझ में? भाई पूरे इंडिया में सबसे गौरवशाली इतिहास कहाँ का है, बिहार का, मगध एम्पायर। और ये एम्पायर, और ये कब से सुन रहे हैं, हम लोग भी बचपन से सुने, हमारे पिताजी भी बचपन से सुने, हमारे दादाजी भी बचपन से सुने, उनके दादाजी भी बचपन से सुने, क्योंकि मगध एम्पायर कब से है, गौरवशाली इतिहास। और आप पिछले 40 45 50 साल से देख लीजिए बिहार की स्थिति क्या है इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, उस सारे इंडिकेटर्स में, तो डिक्लिनेशन ही तो हो रहा है ना। तो अब डिक्लाइन करके आप यहां से इसको क्या करना है, ब्रेकआउट मतलब इसको मूव करना है। तो अब ये बेहतर टाइम है, क्योंकि ये क्या है, टेक्नोलॉजी का ये एरा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो आप उस नॉलेज उस स्किल का यूज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक बिहार ऊपर आएगा। समझ में आई बात? तो ये क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी थी, आज जो है एग्रीकल्चर एक बहुत कॉस्टली एक्टिविटी हो गया है। बाकी तो ठीक है सर, ये वेजेस कैसे हो जाएगा सर? कौन? इंक्लूडिंग वेजेज? वेजेज और सैलरी ये भी तो आपका इनकम ही है ना। सैलरी जैसे आप काम करते हैं कहीं, सर्विसेज जो हो गया, तो हम सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, आए ही तो हुआ। उसी सैलरी का जो है एक पार्ट जो हम सेव कर रहे हैं, और आइडियल स्टेट पे हमने क्या दिखाया था कि पूरा सेविंग अगर हमारा निवेश में जा रहा है तो उस सेविंग से हम जो अपना ही बचाते हैं। लोन लेके हमने मान लिया कि 10 लाख में कहीं जमीन खरीदा है और पर मंथ मेरी ईएमआई जो है बन रही है 30,000 रुपया, तो 2 3 4 साल के बाद वो क्या हो गया, एक लैंड जो हमने कैसेट ले लिए। और कैसे वो हम लिए, सैलरी से ही तो लिए है ना, या वेजेस से ही, यही खेल है। समझे? तो ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज टैक्सेस। फिर एक्सपेंडिचर मेथड में क्या हो गया आपका, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें क्या है कि जितने एक्सपेंडिचर्स हैं फाइनल गुड्स और सर्विसेज के वो ऐड कर दिए। तो ये समझ में आया प्रोडक्शन वैल्यू एडेड, कि आप अगर कैपिटल फॉर्म नहीं कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, उससे आप इनकम नहीं जनरेट कीजिएगा,
ये केवल जो है वो एक नोशनल वैल्यू है, विच इज नॉट गोइंग टू, यू आर नॉट गोइंग टू रियलाइज। हाँ, अरे ये जमीन, ये तो करोड़ों की जमीन है, और ये करोड़ों की जमीन कितने साल से, आप 3 जनरेशन से बोलते आ रहे हैं। समझ में आई बात कि ये करोड़ों की, लेकिन उसका क्या है, जब तक वो प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि उसमें अन्न, फूड ग्रेन, हाँ, उस गेहूं का उत्पादन और उसको आप ले जाके मार्केट में बेच रहे हैं, या जो धान है या फिर कैश क्रॉप्स है, कहीं मान लीजिए कहीं आम का बगीचा है, तो वो आपको ये अन्न दिया। तो कहने का मतलब कि क्या ये एसेट्स कुछ और, अगर 70 बीघा है तो 10% भी अगर आप एक साल में इंक्रीज कर रहे हैं, तो 7 बीघा लैंड और आप जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ रहा है। मतलब जो भी है, हाँ, तो नेचुरल रिसोर्सेज है, तो आपको प्रोड्यूस जो है ये करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन, तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहा, वेल्थ नहीं इंपॉर्टेंट है, इनकम। इनकम मतलब कि वो कांस्टेंट एक जनरेशन हो रहा है, और इनकम क्या जनरेट करेगा, अगेन ये वेल्थ जनरेट करेगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है अभी जो मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम है, उसमें क्या है कि कितना कैश फ्लो है आपके पास। मंथ जब फर्स्ट है या 30 तारीख को, तो कितना आपके पास कैश फ्लो आ रहा है। It is not that how much fixed assets you are having, you are possessing. Cash flow is what matters. हाँ, तो फिक्स्ड एसेट्स क्या है कि उसके मतलब एक, उसको क्या बोलते हैं कि 70 बीघा जमीन, 100 बीघा, क्या एक पृष्ठभूमि बताता है, बैकग्राउंड, या जिसको फॉरेक्स जो आप लोग पढ़ते हैं इसमें रिजर्व्स जो आपका है। हाँ, तो क्राइसिस सिचुएशन क्या है कि द वर्स्ट केस क्या हो गया, उसका मतलब है जब कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास एग्रीकल्चरल लैंड है, हम खेती करके भी अपना उपार्जन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर बैकग्राउंड। समझ में आ रही है चीज की नहीं। तो ऐसे ही इंडिया का क्या है कि हमारा जो एक बहुत पुराना एक उसके बाद से 75 ईयर्स ओल्ड जो हम डेमोक्रेसी में भी मान लीजिए कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में कंट्री बढ़ रहा है, फिर उसके बाद से इकोनॉमिक पावर की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं, डाइवर्स सोसाइटी है, ये सब क्या है, ये सब एडवांटेजेज है। अब इसके बाद से इसमें क्या कीजिएगा कि अब हमको क्या करना है, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी बनाना है। तो हमारे पास एक और क्या है कि एक रूरल जो है इकोनॉमी भी थी, अभी भी है, तो अब है कि उसको वो अर्बन इम्यूनिटीज हमको ये देना है, जो कि तो माइग्रेशन अगर नहीं हुआ तो उसी का अगर आपका क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ कंजम्पशन बढ़ गया, इनकम बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल फॉर्म करेगा, तो कैपिटल फॉर्म करेगा तो वो आपका जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जिसको मन है वो सिटी में रहे, जिसको मन है वो गाँव में रहे, मतलब कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। अब पहले क्या होता था, फोर्सफुल माइग्रेशन होता था कि गांव में रह के क्या करोगे, अब गांव में भी रह के आपको जो है वही ये क्या कहते हैं रील्स ही देखना है, पटना बोरिंग रोड में भी रह के रील्स ही देखना है, मुंबई में भी रह के रील्स देखना है, तो एक बस बढ़िया स्मार्टफोन खरीदिए, इंटरनेट है बस। तो इंटरनेट ये की टेक्नोलॉजी क्या किया, ये चेंज किया। तो आप जितना एग्रीकल्चर पे जो मॉडर्न रिसर्च है उसको आप देख सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लैंड में, ठीक है। चलिए, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, the economic health assessment provides insights into the overall economic performance and growth trend, मतलब ग्रोथ ट्रेंड और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को आपको ये क्या होता है, ये बताता है। नेशनल इनकम जो है, पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग, आप कैसे प्लान करते हैं, और पॉलिसी खासकर फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज जो है, तो ये एक तरह से टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग और इकोनॉमिक इंटरवेंशन जो है, इसको क्या बता रहा है, इसके विषय में ये। फिर कंपैरेटिव एनालिसिस, मतलब दूसरे कंट्री से आप जो है कंपैरेटिव जो है तुलनात्मक जो है विश्लेषण करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप लेते हैं, तो इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसेस यूज नेशनल इनकम डेटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केट स्ट्रेटेजी। फिर लिविंग स्टैंडर्ड्स हो गया, इसमें क्या है कि इनडायरेक्ट मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इसका लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म देखिए क्या है। तो पहला है कि नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस, तो ये क्या बताता है आपका, ये एक्सक्लूड करता है आपको नॉन मार्केट एक्टिविटीज, जैसे कि हाउस होल्ड लेबर एंड इनफॉर्मल सेक्टर कंट्रीब्यूशन, लीडिंग टू एन इनकम्प्लीट मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा, इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, किसमें, ये नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल कॉस्ट हो गया आपका, इसमें क्या है कि
ये फेल क्या कर दिया कि एक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और डिप्लीशन को ये नहीं इसकी फैक्टरिंग करता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हमने बताया कि भाई इनकम जो है नेशनल इनकम तो है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट पे ये क्या है, ये साइलेंट है। कि जैसे कि मान लीजिए कि कुछ खास लोग हैं, उन्हीं के पास जो है आपका ये अगर मान लीजिए वेल्थ बढ़ रहा है, तो ओवरऑल इकोनॉमी भी तो बढ़ेगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं हो रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट डज नॉट मेजर जो है इससे हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ। पैसा बहुत आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो गए। एजुकेशन पे आपने कितना खर्च किया, हेल्थ पे कितना खर्च किया, है ना। तो ये फैक्टर भी है क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसलिए कई कंट्री जो है वो क्या करते हैं, वो जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स को मेजर करते हैं। रिसेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, ये क्या है, तो इसमें ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल इकोनॉमी, तो द राइज ऑफ डिजिटल इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन नेसेसिटेट्स अपडेट्स इन मेजरमेंट टेक्निक्स टू कैप्चर डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड क्रॉस बॉर्डर इनकम एक्यूरेटली। अब इसमें जो डिजिटल इकोनॉमी जो आया आपका, ये क्या बताया, ये बताया आपको कि जो एक तरह से जो डिजिटल ट्रांजैक्शन, जैसे इंडिया में ही आप देखिएगा यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, तो एक डिजिटल इकोनॉमी के तौर पे भी एक उभरा। तो इससे क्या हो गया कि अगेन ज्यादा से ज्यादा जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा जो है, जैसे कि ये कैपिटल फॉर्मेशन को या कंजम्पशन को भी बहुत ज्यादा ये क्या कर रहा है, ये आपको इम्प्रूव करेगा। दूसरा है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो इसमें क्या कर रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फोकस ऑन incorporating environmental considerations into national income accounting and such as integrating measures for environmental degradation and resource depletion। ठीक है, अब ये जो चीज आपको बता रहा है कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट पे कि जो उसको क्या इंक्रीज किया, तो इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस को। तो अब जैसे कि आप कहीं भी देखिएगा कि आजकल पर्यावरण को लेके और विशेष तौर पे कोविड के बाद लोग बहुत ज्यादा अब सचेत हो गए। तो अब आप कोई भी डेवलपमेंट कर लीजिए, अगर इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अपना ही नुकसान जो है वो किया। क्योंकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें सबसे पहला चीज क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। नेक्स्ट क्या है, डेटा एक्यूरेसी और इंक्लूजन, इंप्रूव डेटा कलेक्शन मेथड, बेटर कैप्चर कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर एंड नॉन मार्केट ट्रांजेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन। तो अब ये कह रहा है कि यूज ऑफ रियल जीडीपी, रियल जीडीपी का क्या मतलब हो गया कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, अब इसको अकाउंट क्या किया गया फॉर इन्फ्लेशन, प्रोवाइडिंग ए क्लियरर पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट प्राइसेस। ये आपका हो गया एक ओवरव्यू। चलिए, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, इसको नोट कर लीजिए पहले, तो फिर बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। क्या हुआ, बता रहे कि क्लास में से मालूम है हमको। ये दिखा रहे हैं और इस चैप्टर को एक बार नहीं है, हमको जहां तक याद आ रहा है 4 बार नहीं, ये 6ठी बार हम पढ़ाने जा रहे हैं। और टोटल बैच का अगर हम मिला दें तो हमको लग रहा है 12वीं बार होगा, अदर बैचेस को लेके, केवल यहाँ पे अभी। फोटो खींचने से नहीं होगा। हाँ, अगर फोटो खींचना रहता तो आप बोलिए, आप ले पीपीटी लेते जाइए सब। दिखा रहे हैं सर, फोटो के मैकबुक दिखाता है कि मैकबुक क्या क्या फीचर्स है आपके मैकबुक का बताइए तो। फीचर्स बताइए। नहीं, वो तो ब्रांड अब बता रहा मैं, क्या क्या फीचर है बताइए, एक एक करके बताइए। उस पे आप ये लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब इसमें लैपटॉप से ऐड करके।
स्क्रीन पे। गुड, ध्यान से उसका फीचर वगैरह पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में वो भी पूछ देता है कई बार। नहीं कम नहीं है, जो साइंस एंड टेक जो है ना उसमें पूछ, साइंस एंड टेक का कोई के लिए नहीं है, मतलब इतना है। जैसे मेमोरी कितनी है उसकी, है 256 क्या जीबी, 1 जीबी में कितना एमबी हुआ, एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। ये पूछता है कि नहीं? अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ये माइक्रोसॉफ्ट है क्या है? iOS ऑपरेटिंग ये आपको हम सही बता रहे हैं, जब भी आप लोग इस तरह का कोई गैजेट खरीदिए उसके लास्ट में ये सब डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, उसको जरूर पढ़िए। इसमें यूपीएससी में एक्चुअली आप लोग अगर पढ़े होंगे इसका सिलेबस तो वेल वर्स्ड आदमी जो है, जैसे एक एसी है, आप लोग कल ढूंढ के लाइएगा या फिर पूछ के आइएगा या जैसे भी, जैसे वो बोलते हैं ना कि 1 टन का एसी है कि 2 टन का ये 1 टन क्या बताता है? इज इट अ वैलिड क्वेश्चन और नॉट? कहते हैं ना कि 1.5 टन का एसी है, 2 टन का एसी, तो एसी का तो वजन 2 टन नहीं होगा, तो वो है क्या है? क्या क्या कितना टन में क्या मेजर करते हैं? मास को। तो 1 टन का एसी इसका क्या मतलब हुआ, या 2 टन का एसी? 2 टन एब्जॉर्ब किया, इसका क्या मतलब? पंखा कितना एब्जॉर्ब करता है? पंखा के केस में तो नहीं है, कूलर के केस में तो नहीं है। टन क्या मतलब, उसका क्या मतलब है? ठीक है, इसको पता कीजिएगा, ये पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चंस। जो आपको साइंस एंड टेक पे आप पढ़ते होंगे, सबसे बड़ी बात गूगल पे आप पढ़िए, नेक्स्ट टेक्स्ट बुक पढ़िए, किताब पढ़िए, एसी वाले के दुकान पे जाइए, वहां पूछिए कि 1 टन का क्या मतलब होता है। आप पूछ के तो देखिए पहले, इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने से ना होता है। देखिए क्या क्या इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में। डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, फ्री सर्विसेज बाय गवर्नमेंट लाइक फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज इन्वॉल्व, मतलब ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो जो है इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस नहीं होगा। जैसे ऐसे भी C+I+G जो हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये वही बोल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस नहीं होता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ये ऐड होता है, लेकिन फाइनेंशियल हेल्प टू फ्लड विक्टिम्स ये नहीं ऐड होगा। रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स ऑन बिल्डिंग रेंटेड आउट टू फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, ये आपको इंक्लूड होगा। परचेज ऑफ वेजिटेबल्स बाय रेस्टोरेंट ये नहीं इंक्लूड। प्रॉफिट्स अर्न बाय ए ब्रांच ऑफ एन इंडियन बैंक इन लंदन ये ऐड होगा। और एक्सपेंसेज ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय ए फैक्ट्री, क्योंकि इसमें क्या मिल जाता है फैक्ट्री के लेवल पे, उसको कई बार सब्सिडी भी मिल जाती है। डिविडेंड रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम इज इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन फाइनेंशियल फर्म, कोई विदेश में कोई फाइनेंशियल फर्म है उसमें अगर उसको डिविडेंड मिल रहा है तो ये इंक्लूड होगा, लेकिन जो सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउसवाइफ्स है ये नहीं इंक्लूड होता है। सेविंग नहीं, वो उसको हम लोग ये एक तरह का क्रिटिसिज्म, सेविंग नहीं, एक बहुत बड़ा वो इनकम का भी सोर्स हो गया। जैसे आप ऐसे समझिए कि अब मान लीजिए कि अब आपका कोई लड़का है वो 10th 11th 12th तक, ठीक है, वाइफ आपकी जो है अगर वो इंजीनियर है तो उसको मैथ साइंस जो है आप अगर कहीं ट्यूशन पढ़ाते, कहीं कोचिंग पढ़ाते, खर्च लगता है। वो IIT JEE तक की तैयारी घर में ही बैठा के करा दी, 11th 12th तक, नर्सरी से लेके 11th 12th तक का ट्यूशन फी जोड़ के आप दे दीजिए पर एनम के हिसाब से अपनी वाइफ को, तो ये सर्विसेज आप नहीं जो है ये आई बस समझ। सर
केवल कुकिंग और खाना ही तक नहीं सीमित है, क्योंकि जब भी ये सर्विसेज बोलते हैं हम लोग, सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउसवाइफ, तो वो क्या है कि बस घर में खाना बनाना है, इतना ही नहीं है, वो हो गया। इसके साथ साथ कोई एक आपका पूरा घर जो संभालना, इसको कहते हैं मैनेजरियल स्किल, तो वो भी एक तो संभाला जा रहा है ना। जो वर्ड है dividend received by an individual resident firm is इंडियन रेसिडेंट, हाँ in a foreign financial firm. हाँ, That means अगर कोई विदेश में, मान लीजिए कि जैसे आप मॉर्गन स्टैनले में पैसा लगाए हुआ है, वो यूएस बेस्ड कंपनी है yes sir. और वो आपको डिविडेंड दे रही है, तो इट इज योर। अगर इंडियन कंपनी हुई तो किसमें? इंडियन कंपनी डिविडेंड तो होता ही है, सर हाँ डिविडेंड बिल्कुल है। डिविडेंड जैसे कि 10 लाख तक डिविडेंड, कुछ भी इंटरेस्ट आपका, आप सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं 10,000, अगर आपको सालाना जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है। 10 लाख तक डिविडेंड इंडियन कंपनीज में अगर आपको मिल रही है पर एनम, तो उसको टैक्स ब्रैकेट में नहीं रखा गया, बट स्टिल इट इज योर इनकम। डिविडेंड किसमें? डिविडेंड टैक्सेबल है 10 लाख तक नहीं है, उसके ऊपर है। लेकिन आप अगर सैलरी कितना 3 लाख तक, उसके ऊपर हो जाएगा। as per 1034 of income tax act, उसमें तो है कि डिविडेंड तो मतलब 10 लाख तक ऐसा तो सर बिल्कुल है। 10 लाख तक अगर आप डिविडेंड अगर आप रिसीव कर रहे हैं एक इनम में, पूरा आपका पोर्टफोलियो, जैसे मान लीजिए आप कई कंपनीज में इन्वेस्ट किए हैं और टोटल मिला के आपको जो है 9 लाख अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है एक साल, तो नहीं है, क्योंकि उस पर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जो है वो दे देते हैं कॉर्पोरेट, तो उस लाभ का आपको हिस्सा है, क्योंकि बिकॉज यू आर ए शेयर होल्डर, शेयर होल्डर मीन्स यू आर ए ओनर ऑफ कंट्री। लेकिन 10 लाख से ज्यादा अगर आपका डिविडेंड बढ़ रहा है, देन यू हैव टू पे दैट इट इज इंटरेस्ट। जैसे इंटरेस्ट अगर आप 10,000 भी अगर आप पाना, तो उसको आपको देना पड़ता है, वो आपका एक इनकम का सोर्स है। डिविडेंड आज के डेट में आपको बताएं सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है। yes sir stipulated part of हाँ। profits है इतना ही नहीं, अगर आपके पास कुछ जो खासकर पीएसयू जो स्टॉक, उसका एक ठीक ठाक अमाउंट अगर आपके पास है, हर साल तो हर कोई इवन कई तो क्वार्टर में देते हैं आपको, एक साल में 2-3 दिन बाद। sale and purchase of old goods and existing service there are not including, तो include क्यों नहीं किया है? किसको किसको? Old goods and service उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो ले लिया जाता है, वो इनकम नहीं हुआ, आय नहीं हुआ, बिकॉज यू आर इन ए परसेप्शन कि इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, एंड समबडी एल्स विल गिव ही। जैसे कि मान लीजिए कि 10,000 रुपए का कोई सामान है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपको सामने वाला कोई व्यक्ति 20,000 में हमको देगा, तो वो क्या हो गया, उसका एक वैल्यू जो है वो आपका, वो इनकम नहीं हुआ आपका। इनकम क्या कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली जब आप उसमें जो अर्न कर रहे हैं, दिस इज नॉट अर्निंग, वो कैपिटल गेन्स, और इससे उस पर टैक्स ऐसा नहीं है कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो, जैसे जमीन को बेचना ये इनकम है नहीं, बट स्टिल यू आर इन अ परसेप्शन कि भाई बिहार सरकार हमको ज्यादा पैसा देगी, और देती भी है, लेकिन ये आय तो नहीं है। इनकम क्या है कि जब आप उसमें नहीं, उसमें आप कोई खेती कर रहे हैं, गेहूं उपजा रहे हैं। दूसरी बात कि अगर एक चीज और समझिए, वेजिटेबल्स अगर आप अपने जो लैंड में अगर आप उपजा रहे हैं, तो ये नेशनल इनकम में नहीं ऐड होगा, लेकिन उसी जमीन को ये ले लिए किराए पे और ये वेजिटेबल्स जो उगा रहे हैं, तो ये नेशनल इनकम में ऐड होगा। वेजिटेबल्स अगर रेस्टोरेंट का मालिक अगर खरीद रहा है, तो ये नेशनल इनकम में नहीं ऐड होगा, लेकिन वही जब पनीर चिली बना के जब वो दे रहा है, दैट इज एडेड, वो फाइनल गुड्स हो गया। समझ में आई बात? एग्रीकल्चर करेगा सर वो है, वो तो एग्जम्प्ट है, वो हाँ। बस सीधे डायरेक्ट वो तो अपना एग्जम्प्ट है टैक्स। टैक्स एग्जेम्पशन की बात नहीं कर रहा, वो इनकम भी नहीं हुआ। भले ही जैसे कि आप ऐसे समझिए कि हम यहाँ बोरिंग रोड में रह रहे हैं, तो हम आज जो है सब्जी भी खरीद रहे हैं तो 100 रुपए का लग रहा है, लेकिन वही हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है, वो इतना जो है वेजिटेबल्स दे आ रहा है वहां से कि हमको जो पूरे एक साल तक सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं, बट स्टिल दैट वेजिटेबल्स जो हम वहां पे वो प्रोड्यूस जो कर रहे हैं, वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो हम खरीद रहे हैं ये, और उसको जो पैसा देना है, ये ऐड होगा। उसी लैंड को कोई दूसरा रेंट पर लेके और वो अगर उपजा रहा है, तो वो नेशनल इनकम में ऐड होगा। जैसे जमीन को आप बेच रहे हैं, ये नहीं ऐड हुआ,
लेकिन उसी जमीन से आप उपार्जन कर रहे हैं, मतलब खेती कर रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस ले और उसको ले जाके बेच रहे हैं, आलू को ले जाके मार्केट में बेच रहे हैं, तो यही तो इनकम हुआ ना। क्या क्या लिखे हुए थे उसमें, वेजेज, रेंट, प्रॉफिट। सर एक केस है, हाँ। केस हम पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि एक केस पढ़े थे केस स्टडी में, उसमें था कि एक नोएडा का मतलब ट्रेडर था, तो उसने जमीन खरीदा था सर, ठीक है, बट वो है ना किसी और को वो जमीन दिया कि आप उपजाओ जो भी एकदम फ्रेश जो भी उपजाओ और हम आपसे खरीदेंगे। तो यहाँ पे सर बताइए कि नेशनल किसका होगा, मतलब नेशनल इनकम में पैसा जाएगा? खरीदेंगे, जैसे कि वो जमीन खरीदा फिर आपको दे दिया कि आप कीजिए उपार्जन, ठीक है, उसका हम आपसे ही खरीदेंगे, हम आपको पैसा देंगे, एक तो जिसको पैसा दे रहे हैं वो उसके लिए वो इनकम हुआ, जी तो दैट इज इंक्लूडेड इन योर नेशनल इनकम। आप उन्हीं से खरीद लिए तब भी वो हो जाएगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी चला और इनको अगर रेंट मिल रहा है तो वो मिलेगा, तो रेंट भी वो ऐड होगा। दोनों ऐड है। हाँ थर्ड पार्टी कोई भी बिल्कुल। हो सकता है, वो खुद हो सकता है। तो जो जा रहा है उसका सब रहता है। मेरी बाइक है, ठीक है, आपको हम चलने के लिए दे दिए, आपसे रेंट और उसके बाद से आपसे हम क्या कर रहे हैं, रेंट जो है वो ले रहे हैं, तो ये रेंट क्या है, ये इनकम हो गया, वो तो गया। नहीं केस था सर। यही है, क्लियर हो गया। तो ये जो हो गया आपका एक मेथड, उस पर डिस्कस करना है क्या, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम एंड हाईलाइट की डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो आउटपुट मेथड हो गया आपका, इसके की फीचर्स, इनकम मेथड हो गया इसके ये की फीचर्स हो गए। ये चाहे तो आप लोग ये की फीचर्स लिख लें, ये नहीं लिखे होंगे आप लोग, लिखवाया हुआ तो लिखवाया है, है तो रहने दीजिए, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, अभी जो हम लोगों ने चलिए क्वेश्चन आइए, बताइए। subtract depreciation. Subtract depreciation. ठीक है, एनएनपी इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी ये करेक्ट स्टेटमेंट, सी जो है, और ये तीनों जो हो गया इनकरेक्ट हो गया। इसको चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बताइए।
C. Which of the following statements is तो नहीं बताएगा national income and standard of living? डिस्पैरिटी सेंटर का बहुत ज्यादा है बट डिस्पैरिटी बहुत है बी, आप सी बोल रहे हैं, ये बी बोल रहे हैं, और बोलो जी पीछे से क्या होगा? सी, हाँ, बी, बी और सी पे आ रहा है लो, और कोई ए और डी? बी सही है. National income measures economic performance but does not directly measure the standard of living which includes other factors like health and education. और यही हम आपको उसमें बताए भी थे कि हेल्थ और एजुकेशन इस पे कितना बहुत ज्यादा पैसा है, इसका मतलब थोड़ी है कि आप ज्यादा जो है एजुकेशन उस पे खर्च कर रहे हैं. ठीक है, ये बताइए. डाटा फ्रॉम इनफॉर्मल नॉट इम्पोर्टेंट डी, बी जो है वो सही है. The informal sector often remains underreported, leading to incomplete national income statistics. Data from the informal sector is not important for calculating national income. नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर को आप अगर फॉर्मल बना दीजिएगा तो आपकी जीडीपी नेशनल इनकम बढ़ जाएगा. हाँ, इंपॉर्टेंट है, वो डेटा हमको मिल नहीं पाता है. हाँ, इसीलिए वो ऐड नहीं होता है. तभी तो हम लोग जो ये कंजम्पशन और ये ऑनलाइन यूपीआई पे है ना, समझ में आ रही है बात? कल होके अगर मान लीजिए कि यहीं पे अगर चाय की दुकान खोल दी जाए नीचे, अब चाय की दुकान अगर हम खोल रहे हैं तो उस चाय की दुकान पे और उसके बाद से इनकम कितना जनरेट करेंगे, उसका कोई डेटा है? बैलेंस शीट वो बनेगा, कैश फ्लो बनेगा? नहीं. और वैसी वैसी मान लीजिए कि 10,000 चाय की दुकान है तो है क्या हो जाएगा? हाँ, एक समोसा वाला केस था ना कि समोसा का दुकान था उसका 25 लाख सालाना हाँ, हाँ होगा. टैक्स नहीं भरता कुछ नहीं भरता कुछ भी नहीं भरता था. हाँ, तो वो है ही है बहुत सारे. तो इनफॉर्मल सेक्टर अगर वो फॉर्मल में आएगा तो आपका और नेशनल इनकम बढ़ेगा. बताइए. तो यही तो एक चुनौती भी है ना. इसीलिए तो यूपीआई की सिस्टम हो गया है कि आपका ट्रांजैक्शन पता चलेगा. हाँ, हाँ, और यही नहीं, जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ये भी पूछता है कि जीपीएस तो पोजीशन, तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम नहीं, कोई और था. आप ही चाय पी रहे थे वहां. हाँ, समझ में आई बात? बाकी तो सब गलत लग रहा है. एनएनपी अकाउंट्स फॉर डिप्रिसिएशन. चलिए ये बताइए. B. It calculates income from rent, wages, interest and बताइए. ठीक से पढ़िए. लिमिटेशन बोले थे सर आप. तो आपने लिमिटेशन बताया था कि नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन को नहीं. They exclude non-market transactions. वही करेक्ट है. सी भी करेक्ट है. They ignore environmental degradation. नेशनल इनकम.
हो गया, ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं इसके। और भी है, लेकिन मतलब ये जो है मूल। ठीक है, ये समझ में आया चैप्टर, कुछ रिकॉल हुआ? हाँ, और कौन सा टॉपिक कर लिया जाए कल, बताइए तो कर देते हैं उसको। मनी बैंकिंग बता रहे, कौन सा? इन्फ्लेशन, 5 ईयर प्लानिंग तो कर ली, उसमें कौन सा बताया, वो तो थ्योरेटिकल। मेन ये मनी बैंकिंग, मतलब हम चाह रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस है ना, जो एरिया है वो नहीं छूटे, जो कॉन्सेप्चुअल्स हैं आपके